टेक्स्ट एंट्री, नंबर सेकंड नंबर एंट्री, और नंबर थर्ड फॉर्मूला एंट्री। याद रखेंगे टेक्स्ट एंट्री किसी भी सेल के अंदर A to Z, चाहे बाद में कुछ भी लिखा जाए लेकिन फर्स्ट में क्या आ जाए A to Z, कोई भी कैरेक्टर आ जाए तो कौन सी एंट्री मानी जाएगी? टेक्स्ट एंट्री। नंबर एंट्री यदि किसी भी सेल में सबसे स्टार्टिंग से क्या लिखा जाए 0 to 9 कोई भी नंबर, और फॉर्मूला एंट्री कौन सी होती है? सबसे पहले क्या मिल जाए? इक्वल। यदि किसी भी सेल में सबसे पहले इक्वल डाल दिया तो वो कौन सी एंट्री मानी जाएगी बेटा? फॉर्म। 3 एंट्री कंप्लीट एक्सेल की। टेक्स्ट, नंबर, नंबर को वैल्यू एंट्री, डिजिट एंट्री भी बोलते हैं। तो आप बोलो सर के वो क्या होती है? रो। इन दोनों चीजों से मिलकर ये आपकी क्या बनती है? वर्कशीट में बनती है। ये तो होते हैं जो वर्टिकल है, ये क्या होते हैं? कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल है क्या होता है? रो। कंप्लीट। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, आपस में काट रहे हैं ना, उसको आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन, इंटरेक्ट कर रहे हैं रो कॉलम एक दूसरे को, तो रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या हो कहलाता है बेटा? ये डिब्बे को क्या बोलेंगे? सेल। सेल का डेफिनेशन क्या है? देखो बेटा, टेबल का डेफिनेशन भी ये होता है, जो टेबल है ना, रो एंड कॉलम से मिलकर क्या बनता है? टेबल। रो एंड कॉलम से मिलकर क्या बनता है? टेबल। या रो एंड कॉलम का स्ट्रक्चर, हिंदी में बोल दो ढांचा, रो एंड कॉलम का ढांचा क्या कहलाता है? वर्कशीट बोल दो, टेबल बोल दो, स्प्रेडशीट बोल दो, बात एक ही। ठीक है, लेकिन सेल किसको बोलेंगे? सेल का डेफिनेशन क्या है? रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, तो क्या लगा देना फिर वहां पर? सेल। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सेल, काफी सारे सेल होते हैं, 17 अरब से भी ज्यादा सेल होते हैं, जहां पर हमारा देखो एमएस वर्ड में तो क्या होता है? कर्सर होता है। क्या होता है एमएस वर्ड में? तो बिल्किंग करता रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? कर्सर, जो करंट पोजीशन को दिखाता है कि कहां से लिखना स्टार्ट होगा। लेकिन एक्सेल में कर्सर ना बोलकर उसको क्या बोला जाता है? सेल पॉइंटर। क्या बोला जाता है? कर्सर नहीं बोलकर, यानी कि जहां पर सेल पॉइंटर होगा एक्सेल में, वहां से क्या होगा? लिखना स्टार्ट होगा। और ये सेल पॉइंटर की पहचान क्या है? कि ये जो ब्लैक बॉर्डर होता है, ये जो ब्लैक बॉर्डर होता है, सेल पॉइंटर तो माउस से चलाते उसे कहते हैं, लेकिन ये जो ब्लैक बॉर्डर होता है इसको एक्टिव सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सक्रिय सेल। यानी कि लिखना वहां से स्टार्ट होगा। वर्ड में तो जहां कर्सर होता है वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन एक्सेल में कहां से होगा? जहां पर ब्लैक बॉर्डर होगी, जहां पर आपका सेल पॉइंटर होगा, वहां से लिखना स्टार्ट होगा। तो ये हो गया अपना एक्टिव सेल। तो रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? सेल। ठीक है, और ये वर्टिकल क्या होते हैं? कॉलम। हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं? रो। ठीक है, और जहां पर हमारा ब्लैक बॉर्डर होता है उसको कौन सा सेल कहते हैं? एक्टिव सेल। ब्लैक बॉर्डर से याद रखना, जो डार्क सेल होता है उसको किस नाम से जानते हैं? एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो कॉलम होते हैं ये किसमें होते हैं बेटा? अल्फाबेट में। किसमें होते हैं? अल्फाबेट में। और जो रो होती है वो किसमें होती है? नंबर्स में। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। कॉलम किसमें होता है? अल्फाबेट में। और रो किसमें होती है? नंबर्स में। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक्सेल में जो सीट होती है, एक सीट जो होती है, उस एक सीट के अंदर रो की संख्या कितनी होती है? तो लगा देना 10,48,576, 10,48,576 एक सीट के अंदर। कॉलम की संख्या आ जाए, आए हुए क्वेश्चन, कॉलम की संख्या आ जाए तो ये होता है A2XFD, याद रखना। और अगर इसको नंबर में देखेंगे तो ये होंगे 16,384, 84 रह जाएंगे यार। एक एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, एक वर्कशीट के अंदर रो की संख्या ये होती है और कॉलम की संख्या ये होती है। रो किसमें होती है? नंबर्स में। और कॉलम किसमें होते हैं? अल्फाबेट में। A2XFD। दूसरा क्वेश्चन, एक्सेल की फाइल को किसके नाम से जाना गया था? कल बताया था। अरे एक्सेल की फाइल को किसके नाम से जानते हैं? वर्कबुक। और एक वर्कबुक के अंदर कितनी सीट ओपन होती है बाय डिफॉल्ट? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वर्कबुक में, एक्सेल की वर्कबुक में कितनी सीट ओपन होती है, तो लगा देना 3। बाय डिफॉल्ट शब्द मिले, कितनी सीट खुलती है? 3। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टोटल कितनी सीट ऐड कर सकते हैं, तो फिर लगा देना 225, 225। कितनी सीटें बढ़ा सकते हैं? ये एक सीट की बात हो रही है, तो ऐसे 225 सीट में भी सेम ये कॉलम रहेंगे। बाय डिफॉल्ट कितनी सीट ओपन मिलेगी आपको एक्सेल में? 3 सीट। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितनी सीट इनकी बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो क्या लगा देना? 225। और सीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो लगा देना SIFT+F11। क्या होता है बेटा?
शिफ्ट प्लस F11 ये चार्ट से पढ़ लेना आप कंप्लीट। उसके बाद एक क्वेश्चन और होता है कि जो सेल एड्रेस बनता है, अब वहां क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से वैलिड सेल एड्रेस है, मतलब सही सेल एड्रेस है। तो जो सेल एड्रेस बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, याद रखना, कॉलम से और रो से। किससे मिलकर बनता है? लेकिन ये भी याद रखना वहां पर चार ऑप्शन मिलेंगे, पहले कॉलम का नाम आना चाहिए, उसके बाद रो का नाम आना चाहिए। अगर ऐसा सेल एड्रेस मिल जाए तो आपका जो आंसर है वो सही होगा। अगर आगे नंबर है और पीछे कॉलम है तो फिर वो गलत सेल एड्रेस है। ठीक है, तो हमेशा सेल एड्रेस किनसे मिलकर बनता है? कॉलम और रो से। किससे मिलकर बनता है सेल एड्रेस? अरे 17 अरब जो सेल एड्रेस है सब यूनिक होते हैं, तो सेल एड्रेस किससे मिलकर बना है? यहाँ पे कॉलम से व रो से। पहले क्या आना चाहिए? कॉलम, और उसके बाद क्या आना चाहिए? रो। एक क्वेश्चन और आता है कि एमएस एक्सेल का जो बाई डिफॉल्ट सेल एड्रेस क्या, जो बाई डिफॉल्ट सेल एड्रेस होता है उसका नाम तो लगा देना A1। क्या होता है? A1, क्योंकि आप जब भी एक्सेल खोलोगे ना आपका ये सेल पॉइंटर यहाँ पर रहेगा, यानी कि एक्टिव सेल रहेगा, तो ए वाला कॉलम और वन वाली क्या होगी बेटा? तो सेल एड्रेस वैलिड की पहचान आ गई। वैलिड कब माना जाएगा? जो आगे किसका नाम आए? अल्फाबेट का, उसके बाद किसका नाम आए? नंबर आए, तो वो कौन सा सेल एड्रेस है? वैलिड। और बाई डिफॉल्ट सेल एड्रेस कौन सा सिलेक्ट मिलेगा हमेशा? A1। जहां पर आपकी ब्लैक बोर्ड होगी वो कौन सा सेल कहलाएगा? एक्टिव सेल, जहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे। कॉलम होते हैं अल्फाबेट में, रो किसमें होती है बेटा? नंबर्स में। एक्सेल की फाइल को किसके नाम से जानते हैं? वर्कबुक के नाम से। एक वर्कबुक के अंदर कितनी सीट होती है बाई डिफॉल्ट? 3 सीट। मैक्सिमम कितनी बढ़ा सकते हैं? 225 सीट बढ़ा सकते हैं। उसको अगर सीट जोड़ने का शॉर्टकट आए तो शिफ्ट प्लस F11। और एक सेल के अंदर कितने करेक्टर लिख सकते हैं? तो लगा देना 255 करेक्टर की कैपेसिटी होती है, नंबर या करेक्टर बोल सकते हैं उनको। कितने एक सेल के अंदर कितने करेक्टर लिख सकते हैं बेटा? 255 करेक्टर लिख सकते हैं। तो ये भी आपको याद है। एक क्वेश्चन और है कि एमएस एक्सेल की जो बाई डिफॉल्ट करेंसी है, करेंसी रुपए इंडिया में चलता है ना, एमएस एक्सेल की बाई डिफॉल्ट करेंसी आई तो लगा देना डॉलर। क्या होता है बेटा? एमएस एक्सेल की बाई डिफॉल्ट करेंसी क्या होती है? डॉलर। इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया अपने एक्सेल में यहाँ से। तो अपना ये क्या हुआ बेटा? यहाँ पर रो भी हो गया, कॉलम भी हो गए, और दूसरा सेल एड्रेस भी हो गया। किन किन से मिलकर बना सेल एड्रेस? कॉलम और रो से। वहां चार ऑप्शन मिलेंगे, तो ध्यान रखना आगे नंबर नहीं आना चाहिए, आगे अल्फाबेट ही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट आपको मैंने कल भी पढ़ाया था, एमएस वर्ड में आए थे, 4 अलाइनमेंट हुए थे उसमें, वर्ड में होते ना। अरे पावर पॉइंट में भी 4 ही होंगे, लेकिन यहाँ एक्सेल में 4 नहीं होते, एक्सेल में 6 अलाइनमेंट होते हैं। कितने अलाइनमेंट होते हैं? चलो कल वर्ड के अलाइनमेंट बताओ। वर्ड में कौन कौन सा अलाइनमेंट बताया था मैंने? लेफ्ट बताया था, सेंटर बताया था, राइट बताया था, और जस्टिफाई बताया था। ये तो वर्ड में भी होते हैं, सेम ऐसे पावर पॉइंट में भी होते हैं, बट एक्सेल में होते हैं 6 अलाइनमेंट। जो कौन से होते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है इसमें, सेंटर अलाइनमेंट होता है इसमें, राइट अलाइनमेंट होता है। 3 तो सेम ही होते हैं, कॉमन। लेकिन जो 3 अलाइनमेंट होते हैं वो एक तो बॉटम होता है, एक मिडिल होता है, एक होता है टॉप। टोटल कितने अलाइनमेंट हो गए? 6 अलाइनमेंट हो गए। ठीक है, और इसके अंदर एक्सेल के अंदर याद रखना जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कंप्लीट अलाइनमेंट लिखने का टाइप, लेफ्ट से लिखना चाहते हो, राइट से लिखना चाहते हो, कल बताया। अगला है रैप टेक्स्ट। क्या नाम है? रैप टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैप टेक्स्ट का यूज होता है कि यदि किसी सेल में आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो और वो टेक्स्ट उसकी लिमिट से बड़ा है, मतलब सेल की साइज तो जो है वही रहेगी, लेकिन आपने टेक्स्ट उसकी लिमिट से बड़ा टेक्स्ट है तो उसकी लिमिट के बाहर अगर आप टेक्स्ट लिखते हो, तो वहां पर अगर हमें उस टेक्स्ट को उसी सेल के अंदर एडजस्ट करना है तो किस कमांड का यूज करेंगे? रैप टेक्स्ट। अरे अगर सेल की साइज इतनी है, आप लिखो एनआईटी कंप्यूटर एजुकेशन बड़ा हो गया, उसमें नहीं दिख पाएगा पूरा, आप चाहते हो नहीं पूरा ही दिखे इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? रैप टेक्स्ट। बस मेरी लैंग्वेज को समझ लो, वहां क्वेश्चन कैसे लगाना है आपको पता लग जाएगा कि किसके लिए पूछा गया है। ठीक है, तो अगर किसी भी सेल में उसकी लिमिट से ज्यादा टेक्स्ट लिखा होता है और उस टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, टेक्स्ट को देखना है प्रॉपर रूप से, तो किसका यूज करेंगे? रैप टेक्स्ट का। नेक्स्ट, फिल्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इसकी शॉर्टकट की। किसकी बेटा? फिल्टर की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होती है, ध्यान रखना इसको, अधिकतर आई हुई है। एक्सेल में सबसे ज्यादा शॉर्टकट की जाई हुई है, और भी होती है लेकिन इसकी ज्यादा आई हुई है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और फिल्टर का मैंने प्रैक्टिकल बताया था, लेकिन आपको वहां प्रैक्टिकल नहीं करवाएगा। आपको फिल्टर कब लगाना है सभी जानते हो। फिल्टर का काम होता है, यदि हमारे पास 10 लाख डेटा है, 1 लाख डेटा है, 10,000 डेटा है, उस डेटा में मेरे को किसी बेस पर
कोई डेटा को अलग करना है। जैसे एग्जांपल से समझ लो, जैसे मेरे पास 10 लाख डेटा है, उसमें फर्स्ट वाले स्टूडेंट भी, सेकंड वाले भी, थर्ड वाले भी और फेल वाले भी, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हमें 10 लाख में से फर्स्ट वाले अलग हो जाए, सेकंड वाले अलग हो जाए, थर्ड वाले अलग हो जाए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट कमांड कौन सा था? फिल्टर। क्या नाम है उसका? फिल्टर। फिल्टर से जो काम हमें, अगर फिल्टर की नॉलेज नहीं है तो उस काम को करने में हमें 5 से 6 महीने लग जाएंगे, वो काम 1 सेकंड के अंदर कर देगा। तो बड़े रिकॉर्ड को, बड़ा रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड में हमें यदि किसी बेस पर डेटा को अलग करना है तो उसका किस कमांड के लिए यूज करेंगे? वहां पर फिल्टर का। फिल्टर का काम होता है डेटा को अलग करना। मैंने कल बताया था हिंदी में, इंग्लिश में तो फिल्टर ही मिलेगा, हिंदी में पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? छनन, छानना, अलग करना, ये होता है ना। तो बड़े डेटा में से किसी डेटा को अगर हमें अलग करना है तो किस कमांड का यूज करेंगे? फिल्टर। अब वो लैंग्वेज आप समझ लेंगे, लैंग्वेज जैसी आएगी, बस आपको कहीं ना कहीं फिल्टर वाला शब्द मिल जाएगा। मतलब अलग हो रहा है डेटा तो फिल्टर लगाना होगा, डेटा अलग किया जा रहा है तो फिल्टर लगाना है। उसके बाद अगला कमांड है अपना पाइव टेबल। जो पाइव टेबल है ना, प्योर टेबल ही बोल देते हैं हिंदी में। पाइव टेबल का यूज किया जाता है बड़े रिकॉर्ड को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि कह सकते हैं बड़े डेटा की समरी बनाना है तो उसके लिए कौन से कमांड का यूज करेंगे? पाइव टेबल लगा देंगे। कंप्लीट। बड़ा रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड की हमें समरी चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि बड़े रिकॉर्ड को देखने में टाइम लगेगा, हमें छोटे रिकॉर्ड में एक्सप्लेन हो जाए या हमें समझ में आ जाए, तो उसके लिए कौन सा कमांड? पाइव टेबल। मैंने प्रैक्टिकल बताया था, काफी प्रैक्टिकल होता है इसमें। जैसे मैंने बताया था सेलिंग होती है सुबह से शाम तक, 100 प्रोडक्ट सेल हो गए, काफी लंबा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन इतने रिकॉर्ड को देखने में काफी टाइम लगेगा, तो पाइव टेबल के अंदर उसको यूज करो, आपको रिकॉर्ड बिल्कुल शॉर्ट में सामने देखने लग जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, कितना पेमेंट आया, वो है। तो पाइव टेबल का यूज किसके लिए करते हैं? बड़े रिकॉर्ड की समरी बनाने के लिए या बड़े रिकॉर्ड को शॉर्ट में समझने के लिए। समरी वही होता है। अगला है बेटा चार्ट। चार्ट मीन्स हिंदी में क्या होता है? ग्राफ। और ग्राफ का काम क्या होता है? सबको बताए, चार्ट ग्राफ पढ़े ना आपने, प्रैक्टिकल नहीं, ऐसे नॉर्मली चार्ट के बारे में जानते हो। तो नंबर वाले डेटा को, किसको? नंबर्स वाले डेटा को ग्राफिक्स फॉर्मेट में देखने के लिए या समझने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? चार्ट। अरे चार्ट का काम क्या है? जो नंबर वाला डेटा है, जो वैल्यू वाला डेटा है, जो नंबर वाला डेटा है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है? ग्राफिक्स फॉर्मेट में। किसमें कन्वर्ट करता है? जैसे किसका उदाहरण बता देता हूं, जैसे कोई जनसंख्या के आंकड़े होते हैं, डेटा होता है जनसंख्या का। अब आपको पता है चीन की सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसे नंबरों में पढ़ोगे तो कितने करोड़ों अरबों में जाएगी, वो तो कहां तक काउंटिंग करोगे? तो इससे नहीं पढ़ना आपको। वहां पर जितना भी, जैसे अमेरिका का डेटा है, इंडिया का है, भारत का है, जापान का है, जहां का भी डेटा है, एक साथ आपके पास काफी मल्टीपल कंट्रीज का डेटा है। अब आप